अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। ईरान के वजीर खारिजा अब्बास अराक्ची का रूसी दौरा महज एक सिफारती मुलाकात नहीं बल्कि एक ऐसे आलमी मंजरनामे का इशारा है जहाँ मशरक़ वस्ता की जंग अब बड़ी ताकतों के स्ट्रेटेजिक इम्तिहान में बदलती दिखाई दे रही है। रूसी सदर पुतिन ने जिस खुले अंदाज में ईरान की हिमायत की, ईरानी अवाम की आज़ादी, खुद मुख्तारी और मुज़ाहिमत को सराहा और रूस ईरान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात जारी रखने का ऐलान किया, इसने दुनिया को यह पैगाम दिया है कि मॉस्को सिर्फ खामोश मुबस्सिर नहीं रहा। इसके साथ अक़वाम मुत्तहिदा में रूसी सफ़ीर की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान के मौक़िफ़ की दो टोक हिमायत, मग़रिब को क़ज़्ज़ाक़ करार देना और ईरान के समंदरी हक़ दिफ़ा को कानूनी हैसियत देना साबित कर रहा है कि रूस सिफारती, सियासी और बयानिए के महाज पर तेहरान के साथ ज़्यादा नुमायां अंदाज में खड़ा हो रहा है। तहम असल सवाल यह है कि क्या रूस अमली तौर पर भी ईरान के लिए आगे बढ़ेगा? रूस के पास महदूद मगर अहम ऑप्शंस मौजूद हैं। सिफारती ढाल, अक़वाम मुत्तहिदा में वीटो, इंटेलिजेंस ताउन, दिफाई टेक्नोलॉजी और तवानाई इत्तेहाद। लेकिन यूक्रेन जंग, मगरबी पाबंदियों और दाखिली माशी दबाव रूस को बराह रास्त तस्करी तसादुम से मोहतात रखते हैं। दूसरी जानिब ईरान की नजरें चीन पर शायद इससे भी ज्यादा लगी हुई है। तेहरान जानता है कि चीन उसका सबसे बड़ा माशी शराकतदार है। गुज़िश्ता बरसों में ईरान और चीन के दरमियान करीबन 400 अरब डॉलर के 25 साला माशी और स्ट्रेटेजिक मुआहदे का खाका सामने आया, जबकि चीन ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार रहा है। बाज़ अंदाजों के मुताबिक ईरान की तेल बरामदात का करीबन 90% तक हिस्सा बराह रास्त या बिलवास्ता चीनी मंडी से जुड़ा रहा। यही वजह है कि ईरान चाहेगा कि बीजिंग सिर्फ पसे पर्दा सालिस न रहे बल्कि खुलकर सामने आए, मगर चीन का मसला यह है कि उसकी अमेरिका के साथ 60 सालाना तिजारत मालियत 600 अरब डॉलर से ज्यादा है। इसके लिए वो ईरान के हक में वही जारहाना ज़बान इख्तियार नहीं कर सकता जो रूस ने अपनाई है। चीन गालिबन खुले अस्करी या जज्बाती इत्तेहाद के बजाय खामोश सिफारतकारी और इक़्तिसादी ज़मानत जैसे रास्ते इख्तियार करेगा। यहाँ बुनियादी फ़र्क वाज़ेह है। रूस ईरान के लिए सियासी ढाल बन सकता है मगर चीन माशी ऑक्सीजन। रूस फौरी बयानियाँ दे सकता है मगर क्या देर पा मुआहदे के लिए चीन को ही किरदार अदा करना पड़ेगा? सवाल यह है कि अगर अमेरिका ईरान जंग के हल के लिए इनमें से किसी एक ताकत को ज़्यादा काबिल कबूल सालिस समझे तो वो कौन होगा? इसी जाविये से प्रोग्राम के पहलू रखेंगे। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, जैगम खान, आमिर अहमद खान और हसन निसार साहिब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। पुतिन से अक़वाम मुत्तहिदा में रूसी सफ़ीर तक, आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश पर ईरान की हिमायत, मग़रिब क़ज़्ज़ाक़ करार, क्या मॉस्को महज सख्त सिफारती पैगामात देने तक ही महदूद रहेगा? जैगम साहब, जो स्टेटमेंट रूसी सफ़ीर ने दिया, पुतिन ने जिस तरीके से वेलकम किया अराक्ची को, जो कुछ वहाँ से कहा गया, दोनों मौजूद हैं, रूस और चीन, और दोनों अहम हलीफ हैं ईरान के। एक तरफ एक बड़ी माशी ताकत है तो दूसरी तरफ एक अहम सिफारती अस्करी ताकत, सालसी की तारीख भी रखता है मॉस्को। आपके ख्याल में कौन पहली तरजीह बन सकता है दोनों फरीकैन के लिए, या मुमकिना तौर पर उस राह के ऊपर दिखाई दे रहा है? देखिए, ईरान को कोई वे आउट नहीं दे सकता। ईरान ने अपनी जंग खुद लड़नी है और वो लड़ रहा है और मौसर तौर पर रहा है। उसने अपना तहफ़्फ़ुज़ किया है इंतहाई कामयाबी के साथ। इसमें कोई शक नहीं कि रूस और चीन की मदद उसको हासिल थी, लेकिन कभी भी रूस और चीन अमली तौर पर इस जंग में हिस्सा नहीं लेंगे। ना ही वो उसको बड़ा मिलिट्री हार्डवेयर देंगे, ना उन्होंने दिया है, ना उन्होंने जेट जहाज़ दिए हैं, ना उन्होंने नेवी की कोई सपोर्ट दी है, ना उन्होंने मिसाइल दिए हैं, ना कोई बड़ी तादाद में कोई एयर डिफेंस सिस्टम दिया है। ईरान ने जंग गैर मुतवाज़िन एसिमेट्रिकल वार के तौर पर लड़ी है, जिसमें इस तरह की मदद की ज़रूरत भी नहीं है। देखिए, इस वक्त अगर इस जंग में किसी की लॉटरी निकली है तो उस बंदे का नाम व्लादिमीर पुतिन है। माल भी सबसे ज़्यादा वो बना रहा है, और उसकी जो जंग यूक्रेन में चल रही है उसमें भी उसको इस जंग की वजह से मदद मिली है। उसकी पोजीशन भी मजबूत हुई है, उसकी बारगेनिंग पोजीशन भी बेहतर हुई है। अभी देखिए, इस मुलाकात से पहले, इस विज़िट से पहले जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा रूस में गए हैं, तो रूस सफ़ारती मदद ईरान को दे रहा था, लेकिन आप देखें उसकी टोन अब बदल गई है। अब वो मुहतात जो सफ़ारती इमदाद थी उसकी बजाय आपको ऐसा लग रहा है कि वो एक खुला पॉलिटिकल बैकिंग कर रहा है, कम से कम रेटरिक में, नैरेटिव में, बोलने में। ये मदद वो करता रहेगा। अब जाहिर है ये सफ़ारती मदद का जो लेवल है उसने बढ़ा दिया है, और अगर बात यूएन में जाएगी, और यूएन में बात जाना जो है वो अब कोई ज़्यादा उसका इम्कान नहीं है, यूएन की कोई अहमियत नहीं रही, यूएन की रेजोल्यूशन की अहमियत नहीं रही, वहाँ वीटो की अहमियत नहीं रही,
लेकिन वो वीटो की मदद वहाँ पे अवेलेबल है। रूस उस अप्रोच की हिमायत कर रहा है जो अप्रोच पाकिस्तान और चीन ने दुनिया को पेश की थी, अमेरिका को पेश की थी, ईरान को पेश की थी कि एक मरहलावार आप एक फ्रेमवर्क अपनाएं। सबसे पहले तनाव को कम करें, हुर्मुज़ को खोलें, उसके बाद जो ज़्यादा लंबे और संजीदा मसले हैं, जिस तरह न्यूक्लियर प्रोग्राम का मसला है, जिस तरह एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का मसला है, इसको बाद में तय करें। इसको भी रूस बैक कर रहा है और ईरान भी अब इसी के ऊपर आ गया है, यही बात कर रहा है जो पाकिस्तान और चीन का फ्रेमवर्क था। अब देखिए रूस क्या कर सकता है या रूस क्या कर रहा है जो वो मज़ीद करेगा। वो इंटेलिजेंस सपोर्ट ये समझा जाता है कि वो दे रहा है और देता रहेगा। सैटेलाइट डेटा के बगैर प्रेसियन जो टारगेटिंग ईरान कर रहा है वो मुमकिन नहीं थी, ज़ाहिर उसको सैटेलाइट डेटा वो दे रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में वो मदद फराहम कर रहा है। एयर डिफेंस में जो भी कैपेबिलिटी ईरान के पास है थोड़ी या ज़्यादा, उसमें भी वो उसकी मदद कर रहा है। लेकिन ये मदद इस तरीके से उसने की है और इस तरीके से ही करेगा कि ये सब कुछ काबिले इनकार हो। अगर कोई कहे तो रूस कह सके नहीं मैंने तो साहब ये कह लूं कि रेटरिक बैकिंग लाउड रहेगी और बाकी हिडन रहेगी। देखिए हिडन रहेगी और उस तरीके से रहेगी जिसकी वजह से ईरान अपनी एसिमेट्रिकल वार जारी रख सके। देखिए सिमेट्रिकल वार के लिए उसको वो वेपन नहीं चाहिए जिनको अगर बराह रास्त रूस या चीन दें तो फिर वो जाहिर नज़र भी आएँ और उसकी वजह से डायरेक्ट एक अमेरिका के साथ और यूरोप के साथ एक कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाए इन मुल्कों का। इसी तरह से ही चलता रहेगा। और दूसरी बात ये भी है कि वो बराह रास्त उसके पास अब देने के लिए सामान है भी नहीं। ठीक, बिल्कुल। वो यूक्रेन की जंग लड़ रहा है और आपको मालूम है कि यूक्रेन की जंग में उल्टा वो ईरान की मदद ले रहा था। बिल्कुल, ईरान उसको ड्रोन सप्लाई कर रहा था। अब बाद में वही ईरानी जो डिज़ाइन के ड्रोन हैं उसने खुद लाइसेंस के ज़रिए से मैन्युफैक्चर करने शुरू कर दिए। उसके पास कैपेसिटी का भी मसला है। लेकिन ये खाली मदद, इतनी बड़ी कुव्वत का साथ खड़ा होना, ये बहुत बड़ी ब्रीदिंग स्पेस है। और एक चीज़ मैं ऐड करूं, देखिए वहाँ पर ईरान और रूस के दरमियान में बहिरा कैस्पियन है। बिल्कुल ऐसा। कैस्पियन सी बहुत बड़ी ऑक्सीजन का वॉल्व है ईरान के लिए। वो वहां से मदद ला सकता है ऐसे समंदर में जहां न यूरोप घुस सकता है और ना यहाँ अमेरिका घुस सकता है। दुरुस्त हो गया, दुरुस्त हो गया। हसन निसार साहब, अक़वाम मुत्तहिदा में रूसी सफ़ीर आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश पर ईरान की हिमायत कर रहे हैं और मगरिब को बहरी क़ज़ा करार दे रहे हैं। ये लफ्जी हमला कहा जाए कि इस हद तक ही रूस करेगा या फिर मगरबी निज़ाम के खिलाफ एक बड़ी सिफारती बगावत भी कहा जा सकता है? मैं अपने प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट में खुल के ये बात कर चुका हूँ और कब से कह रहा हूँ कि सूरत हाल को सिर्फ अमेरिका ईरान नहीं, अमेरिका ईरान चीन रशिया के तनाजुर में देखने की कोशिश करना भी ज़रूरी है। तो तफसीलें अर्ज़ कर चुका हूँ मैं अपना ब्लैक एंड वाइट में। और यहाँ तक कि मैं ख़ित्ते की जो दूसरी या चाइना के करीबियों की जो दो एटमी ताकतें हैं उनकी तरफ भी मैंने महूम से इशारे वाज़े, मतलब मैंने डेफिनेट बात नहीं की, वह भी मैं कर चुका हूँ। नौबत अगर बढ़ती है तो यहाँ तक भी जा सकती है। अमेरिका को खुला वाण देना, ख़ास तौर पे जबकि वो काफ़ी बुरी तरह एक्सपोज हो चुका है, ग्लोबली खासा जलील हो चुका है, अपने अंदर उनका इन्हतात जारी है, उसका जो भी है सरबराह वगैरह उसकी मकबूलियत। सो किसी भी इम्कान को रूल आउट करना मेरे लिए तो मुमकिन नहीं। एनीथिंग कैन हैपन। मैं तो कहाँ तक चला गया हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि रशिया, चाइना, ईरान, अमेरिका, इन सबको मिला के देखें और फिर एक पॉसिबिलिटी रिमोट सी हो जाए, वो ज़हन में रखें कि यहाँ दो एटमी ताकतें और भी बसती हैं। बात अगर एक हद से निकल गई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो डे वन से सारे थे। हालात का जबर होता है और जो नहीं हुआ वो कल हो सकता है। बहरहाल दिस इज माय लॉजिक। दुरुस्त हो गया, दुरुस्त हो गया। शहजाद चौधरी साहब, मॉस्को वाकई ईरान को बड़ा सिफारती तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है अगर ये स्टेटमेंट्स प्यूटन के सामने रखें या उनके रशियन सफ़ीर के यूएन के अंदर, या अपने मकासद के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए अमेरिका को दबाव में लाने के लिए ईरान कार्ड खेल रहा है? देखिए, मेरा ख्याल है कि ईरान ने रूस को बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्पेस दिया है, बहुत बड़ा इनिशिएटिव उसके हाथ में दिया है।
इसमें भी कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के मुकाबले में या बाकी ममालिक जो साथ शामिल थे पाकिस्तान के इस मुसालती प्रोसेस के अंदर, उसके उनके मुकाबले में रूस का अपना हुजम और उसका असर रसूख बहुत ज़्यादा है। यूएसएसआर की शक्ल में जो रूस का प्रेडेसेसर था, वो अमेरिका का मुकाबला दहाइयों पे कर चुका है, इसलिए उसकी अपनी एक हैसियत है, उसकी पहचान है। आज भी अमेरिका रूस के बारे में बहुत शाकी रहता है कि ये किस हद तक अपनी ताकत हासिल कर पाएगा, क्योंकि इकोनॉमिकली वो पीछे रह गया चीन के मुकाबले में, लेकिन मिलिटरीली आज भी काफी एक इफेक्टिव फोर्स है। तो ये तो हो गई उसकी रूस की अहमियत। अब अगर रूस ईरान के साथ मिलके इस मामले के हल की तरफ ले जाना चाहता है, आपने सवाल किया अमली तौर पर शामिल होगा या नहीं। अमली तौर पे मतलब आपका अगर जंग में शामिल होना है, यानी वो ईरान के साथ आएगा और कहेगा कि हम दोनों मिलकर जंग करते हैं अमेरिका के साथ, तो ऐसा हरगिज नहीं होने वाला। और अगर आप चीन को भी इसमें शामिल करना चाहते हैं तो ऐसा हरगिज नहीं होने वाला। अच्छा, मैं उसकी वजह बता देता हूँ क्या वजह है, लेकिन ये होगा नहीं। तो इसलिए रूस क्या कर सकता है, वही प्रोसेस जो कि पाकिस्तान ने शुरू की थी। जब रूस अपना हुजम लेके ईरान के लिए वो मामला को आगे लेके चलेगा, चाहे उसमें हुर्मुज का मामला है, चाहे न्यूक्लियर का मामला है, जो कि दो बड़े मामले हैं जिसको कि इस वक्त अमेरिका को क्या इंटरेस्ट है, उसका कंसर्न है, उसके लिए एक इशू बने हुए हैं, तो उनको लेके जाएगा तो कोई ना कोई हल दे पाएगा। एक और चीज याद रखें कि इस वक्त रूस भी ऑफ रैंप चाह रहा है यूक्रेन की जंग के अंदर। 4-4.5 साल से वो भी इस इंतजार में था कि कोई तो इसको रोके यूक्रेन को, ये मेरी बात मान जाए, ये बात मान जाए तो मुझे भी ऑफ रैंप मिल जाए। कौन चाहता है कि 4-4, 5-5 साल जंगें करता रहे खाम खा की नुकसान दे, जिसमें कि कहाँ उसका रुतबा, कहाँ यूक्रेन का रुतबा, और यूक्रेन को जिंदा रखा हुआ है पूरे यूरोप ने और अमेरिका ने मिलकर। तो वो भी इतना ही ऑफ रैंप चाहता है जितना इस वक्त ट्रंप चाहता है कि उसको ऑफ रैंप मिले। ये दोनों एक दूसरे के लिए एक मुसालती रोल अदा कर सकते हैं, दोनों ही अपने अपने फवायद और अपने मकासद के लिए एक दूसरे के लिए इस्तेमाल। अब ये है कि ईरान ने उसको स्पेस दी है, वो कैसे उन मामलात को फ्रेम करता है, किस तरीके से उनका लायामल तय करता है जो कि अमेरिका को भी पसंद हो जाए, अमेरिका भी शामिल हो और ये भी शामिल। तो ये एक इनिशिएटिव के तौर पे बहुत अहम बात है। दूसरी बात, चीन क्यों नहीं आएगा इसके अंदर? चीन इसलिए नहीं आएगा, चीन के अपने मफादात जो हैं वो मुख्तलिफ नोयत के हैं, उसका इंटरेस्ट और है। वो अभी तक कभी भी किसी जगह डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में किसी के साथ नहीं गया। तो वो जब तक अपने आप को उस लेवल पे नहीं ले जाएगा जहां पर वो ये कहे कि हाँ अब मैं मुआशी के साथ साथ, और अभी भी मुआशी ताकत दुनिया की सबसे बड़ी नहीं बना, हम बार बार कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी मुआशी ताकत अभी तक नहीं बना। वो कहते हैं जब तक मैं उस लेवल पे नहीं जाऊंगा अपनी मईशत के हिसाब से, और फिर उसके बाद कंपैटिबल अपनी मिलिट्री ताकत नहीं लेके आऊंगा, तो मैं वो रोल नहीं अदा करूंगा। लेकिन ये सब के सब चीन समेत, और चीन खासतौर पर रूल बेस्ड ऑर्डर के दाई हैं। ये चाहते हैं कि जिस रूल बेस्ड ऑर्डर के तहत चीन ने इतनी तरक्की देखी, रूस ने अपना एक मकाम देखा और फिर से अपने आप को दोबारा खड़ा किया, वही रूल बेस्ड ऑर्डर ही होना चाहिए ताकि दुनिया के अंदर कोई तो निजाम हो। शहजाद साहब कथा कलामी जो आप एक जुमला बोला है रूल बेस्ड ऑर्डर, चाइना की तो अपनी अमेरिका के साथ 600 अरब डॉलर की तिजारत है। अब रूल बेस्ड ऑर्डर की अगर चाह रहे हैं तो अमेरिका को कौन बेहतर सूट करता है इस खित्ते में, इन दोनों ताकतों में से, कि जिस हम ऑफ रैंप या इससे निकलने की एग्जिट की बात कर रहे हैं, कौन बेहतर तौर पर यहां से दे सकता है? कोई भी नहीं। तीनों कंपेटिटर्स हैं ना, मुख्तलिफ लेवल के कंपेटिटर हैं, एक दूसरे के मसावी हैं, एक दूसरे के साथ मिलके भी चलते हैं, एक दूसरे के मुकाबले भी हैं। यही तो बड़ी इस वक्त मुकाबला है, बड़ी जंग है दुनिया के अंदर। तो कोई ये नहीं कहेगा कि कौन उसको सूट करता है, कि कौन उसके साथ मिलके कोई मामला रूल बेस्ड ऑर्डर को क्रिएट करे। अमेरिका नहीं करना चाहता, कम से कम ट्रंप के नीचे नहीं करना चाहता। वो तो डिस्ट्रॉयर है ना, डिसरप्टर है। ये हमने पहले दिन कहा था जब ये बना था, डिसरप्टर इन चीफ है ये। तो डिसरप्टर इन चीफ तो नहीं मामला चाहता उस तरीके से। उसने कहा मैगा, उसने कहा अमेरिका फर्स्ट, ये वो वगैरह, मेरे पास कोई ना है, इस तरह की बातें कर रहा है ना। वो तो रूल बेस्ड ऑर्डर को तहस नहस कर दिया ना उसने। अगर इंटरेस्ट है तो आज चीन का है खास तौर पर, और रूस का किसी हद तक। ये दोनों कौमें मिलके वो जो स्पेस क्रिएटेड हुई है जिसमें अमेरिका के बाहर जाने से, आज इनको आगे बढ़ के वो रोल अदा करना पड़ेगा कि रूल्स जिसके तहत दुनिया चल रही थी अभी तक, उसमें अक़वाम मुत्तहिदा भी शामिल है, उसमें बाकी मामला भी हैं, उसमें न्यूक्लियर भी हैं, उसमें मुआशी भी हैं, WTO भी है, वगैरह वगैरह। ये सब चीजें जब तक ये कोई बढ़ के उनकी जिम्मेदारी नहीं उठाता कि हम इंश्योर करेंगे कि इस तरीके के एक निजाम क्रिएट करना है ना, जहां दुनिया को एग्री करवाना है कि आइए मिलके इसका जिम्मेदारी उठाते हैं, इसको लेके चलते हैं, और शायद हम अमेरिका को भी माइल कर पाए किसी वक्त में जाके अगली किसी और एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे। तो सबसे अच्छी बात यह है कि ट्रंप सिर्फ 4 साल के लिए है। ये 4 साल के बाद कहीं नजर किसी को नहीं आएगा, ढाई रह गए, अमेरिका बदल जाएगा, किसी और शख्स नीचे कोई और सोच ले आएगा। तो इसलिए बहरहाल उसका इंतजार किए बगैर आज जो मौका आया है
रूस को भी और चीन को भी अपना रोल अदा करना चाहिए। और बेशक रूस बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है, उसकी सुनी भी जाएगी ईरान के मामले को हल करने के लिए। दुरुस्त हो गया। आमिर अहमद खान साहब, क्या पुतिन के अल्फाज जो हैं ईरान के लिए, इसे कहा जा सकता है कि रियल स्ट्रेटेजिक डिजाइन वो कोई रखता है, या फिर ये कहा जाए कि सिर्फ आलमी बयानिए में अपना असर बढ़ाने की एक चाल है? और दूसरा इस बात का जो शहजाद साहब ने आखिर में बात की ना, स्पेस क्रिएट हुई है, क्या रशिया और चाइना मिलकर कोई रोल प्ले कर पाएंगे या बस बयानात तक रहेंगे? आयशा, देखें, जो जब आप बात करते हैं ना रोल प्ले करने की, तो ये जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं, ख़ास तौर पे जो जौहरी ताकतें हैं, ये डायरेक्टली तो एक दूसरे से भिड़ती नहीं हैं। ये इनको बड़ी अच्छी तरह से पता है कि वो एक ऐसी सिचुएशन है, वो उन्होंने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के अंदर वो वाली सिचुएशन एक दफ़ा देख ली है, और वो कहीं पर भी उसकी एपेटाइट नहीं है कि उस तरह की सिचुएशन दोबारा क्रिएट हो। अब जो प्रेसिडेंट पुतिन हैं, अगर हम उनकी पॉलिटिक्स देखें, और ख़ास तौर पे अरब स्प्रिंग के बाद जिस तरह से उन्होंने अपने आप को पोजीशन करने की कोशिश की इस खिते में, मिडल ईस्ट के अंदर, तो उसके अंदर जनरली उनकी तमाम तर जो मूवमेंट थी, उनकी तमाम तर जो स्ट्रैटेजी थी, उसके बारे में यही था कि देखें, जैसे वो तो कहते हैं ना, प्रेसिडेंट ट्रंप तो कहते हैं ना कि अमेरिका फर्स्ट, और करते कुछ और है, लेकिन पुतिन जेन्युइनली रशिया फर्स्ट की बात करता है, और रशिया फर्स्ट की बात इकोनॉमिक मैटर्स के अंदर वो नहीं करता, बिकॉज वो इकोनॉमी तो उन्होंने श्रिंक करके रशिया की, तो बरतानिया एक छोटा सा जजीरा है, उससे भी आधी इकोनॉमी रह गई हुई है रशिया की। वो पॉलिटिकली वो उसकी बात करते हैं, और पॉलिटिकल चैलेंज इस वक्त प्रेसिडेंट पुतिन के सामने सबसे बड़ा पॉलिटिकल चैलेंज जो है वो यूरोप है और वो नेटो है। एंड उनकी ख्वाहिश ये होगी कि ये सिचुएशन के अंदर, यस, वो ज़रा सख्त अगर वो बात करेंगे, अपना लहजा ज़रा वो सख्त करेंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि उससे हम ये नतीजा निकाल सकें कि हाँ शायद वो बराह रास्त मैदान में उतरने का सोच रहे हैं। हरगिज़ नहीं, मेरा ख्याल है इस तरह की चीज़ मुमकिन। उनकी ख्वाहिश ये होगी कि वो उसको इस्तेमाल करें कि यूरोप, जो कि अमेरिका का जो नेटो की तरफ एटीट्यूड रहा है, और जिस तरह से यूरोप अब नेटो को इकट्ठा और फाल रखने की कोशिश कर रहा है अपने तौर पर, इंडिपेंडेंट ऑफ अमेरिका, उसके अंदर किसी तरह से कोई रख ना डाला जाए। आपको पता ही है, अभी पिछले दिनों ही 90 बिलियन यूरोज़ की एड उन्होंने मंजूर की है यूरोपियन यूनियन ने फॉर द यूक्रेन वॉर। सो वो ईरान के हवाले से वो जो भी रशिया करना चाहेगा, वो उसका बेसिक फोकस ये होगा कि किस तरह से वो अपने आप को यूरोप के अंदर बेहतर लेवरेज कर सकता है, और जो 4 साल से वो जिस जंग में उलझा हुआ है, किस तरह से वो अपने अहदाफ हासिल कर सकता है, यानी कि यूक्रेन को एक परमानेंट मेंबर नेटो का बनने से वो रोक सकता है इफेक्टिवली। ये उसके लिए कैसे मुमकिन है? सो आई थिंक कि वो ओवर एंड अबव एवरीबडी एल्स, मैं समझता हूँ कि चाइना भी अपना कोई ग्लोबल रोल देख रहा होगा, और उसकी अपनी एक स्ट्रैटेजी है। अमेरिका का तो जो हाल हो गया हुआ है कि खुद जर्मन चांसलर जो है, उन्होंने कहा है कि उसको ईरान ने ह्यूमिलिएट कर दिया है, और इजराइल के बारे में जिस तरह की राय अब यूरोप में उभरना शुरू हुई है, वो पहले हमने कभी नहीं सुनी थी। लेकिन जहाँ तक पुतिन का ताल्लुक है, वो अपने मफादात को बिल्कुल सामने रखेंगे, क्योंकि देखें अभी तक इस जंग में एक अंदाज़ा है कि दुनिया को $600 बिलियन का जो ग्लोबल इकोनॉमी है, इसी सूरत में सवाल ज़हन में आता है, काइनेटिक वॉर की तो बात ही नहीं की जाती है कि क्या मॉस्को और बीजिंग ये असर रखते हैं कि मेज पर वो दबाव या लेवरेज इस्तेमाल कर सके इस जंग से दुनिया को निकालने की, या फिलहाल मॉस्को और बीजिंग वो लेवरेज नहीं रखते हैं? देखिए, उनके पास जो मैक्सिमम मेरे ख्याल में जो लेवरेज है वो ये है कि वो अब दोबारा एस्केलेशन, बिकॉज अनलाइक द यूक्रेन वॉर, ऐसा ये क्योंकि पूरी दुनिया इम्पैक्ट कर रही है, तो वो तो 4 साल चल सकती थी ये जंग। ये वाली जंग जो है, इसको बहुत ज़्यादा आगे चलाना मुमकिन नहीं है। अभी तक अगर 2 महीनों के अंदर ग्लोबल इकॉनमी को $600 बिलियन का धचका लग चुका है। इनका ख्याल है, अब जो इकोनॉमिस्ट इसके ऊपर नज़र रखे हैं, उनका ख्याल है कि अगर ये 1 महीना भी और चली तो $1 ट्रिलियन का नुकसान दुनिया को होगा। तो क्योंकि ये जंग को ज़्यादा देर घसीटा नहीं जा सकता, इसलिए ऑब्वियसली इसके अंदर अगर बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया, स्पेशली प्रेसिडेंट ट्रंप जैसा शख्स बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया, तो इस जंग में एस्केलेशन का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उस एस्केलेशन को रोकने में आई थिंक इनका किरदार जो है वो बहुत अहम होगा, दोनों रशिया का भी और चाइना का भी। और ये जो उन्होंने अपनी एक डिप्लोमेटिक प्रोसेस ईरान ने शुरू किया है मुख्तलिफ ममालिक से मिलना, आई थिंक इसका सारे का सारा फोकस यही है
कि चलें देखें कि वॉर ऑफ नर्व्स कितनी देर तक चलती है एंड हु ब्लिंक्स फर्स्ट, लेकिन कम से कम इस तरह की कंडीशन क्रिएट कर दें कि ये खालिसतन अमेरिका वर्सेस ईरान का मामला ना रहे, इसके अंदर दूसरे मुल्क भी इन्वॉल्व हो जाएं और एस्केलेशन की पॉसिबिलिटी को मिनिमाइज किया और वो एंगेजमेंट्स के जरिए मुमकिन तक। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने आलमी ग़िज़ाई बहरान रिपोर्ट सामने रखी और पाकिस्तान मौजूद है लिस्ट में अफगानिस्तान, कॉन्गो, म्यांमार, नाइजीरिया, सूडान, शाम और यमन के साथ। आखिर क्यों? इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी ग़िज़ाई बहरान रिपोर्ट 2026 में पाकिस्तान को दुनिया के इन 10 ममालिक में शामिल किया गया है जहाँ ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ शदीद है। रिपोर्ट में पाकिस्तान को अफगानिस्तान, कॉन्गो, म्यांमार, नाइजीरिया, सूडान, शाम और यमन के साथ रखा गया है जहां ग़िज़ाई बहरान से निपटने के लिए फौरी इक़दामात की ज़रूरत है। 2025 में मुल्क भर में करीबन 1 करोड़ 10 लाख अफराद खुराक की शदीद कमी का शिकार रहे, जिनमें 93 लाख अफराद बहरान की सतह पर और 17 लाख अफराद हंगामी हालत में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इस सूरत हाल को क़हत के बाद सबसे ख़तरनाक दर्जाबंदी करार दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ कोई आरज़ी मसला नहीं बल्कि एक मुसलसल और गहरा होता हुआ बहरान है, जिसकी बुनियादी वजूहात में मौसमियाती तब्दीली, बार बार आने वाले सैलाब, ज़रई पैदावार में कमी और माशी अदम इस्तेहकाम शामिल हैं। गुज़िश्ता साल के सैलाब ने 60 लाख से ज़ायद अफराद को बराह रास्त मुतासर किया, जिससे देही मईशत और रोज़गार के ज़राए बुरी तरह मुतासर हुए। बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा को सबसे ज़्यादा मुतासरा खिते करार दिया गया है। पाकिस्तान को इस दर्जाबंदी में शामिल करने की बड़ी वजूहात में सेहत की सहूलतों तक महदूद रसाई, साफ पानी और सफाई के मसाइल, बीमारियों का फैलाव और ग़िज़ाइयत की कमी शामिल हैं। माहिरीन के मुताबिक ये सूरत हाल न सिर्फ इंसानी अलमिया है बल्कि मईशत पर भी दबाव बढ़ा रही है, क्योंकि ग़िज़ाई दरामदात में इजाफा और कमज़ोर अफरादी क़ुव्वत तवीलुल मुद्दती तरक्की को मुतासर कर रहे हैं। आलमी सतह पर भी सूरत हाल तशवीशनाक है, जहाँ जंग, मौसमियाती तब्दीली और कम होती हुई इंसानी इमदाद ने ग़िज़ाई बहरान को मज़ीद शदीद कर दिया है। ताहम पाकिस्तान के हवाले से रिपोर्ट ये भी वाज़ेह करती है कि मसला ज़्यादातर पॉलिसी और गवर्नेंस की खामियों से जुड़ा हुआ है, न कि बराह रास्त तनाज़े से। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट एक बार फिर ये वाज़ेह करती है कि मसला वक्ती नहीं बल्कि साख्ती नौइयत का है, जिससे निपटने के लिए हंगामी इक़दामात के साथ साथ ज़रई इस्लाहात, पानी के मौसर इस्तेमाल, मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से बचाव और समाजी तहफ़्फ़ुज़ निज़ाम की ज़रूरत है। इसी पर गुफ्तगू रखेंगे। सवाल इस तरह से, पाकिस्तान शदीद ग़िज़ाई बहरान के शिकार 10 ममालिक में शामिल 1 करोड़ 10 लाख अफराद ग़िज़ाई क़िल्लत, 40% बच्चे स्टंटिंग ग्रोथ का शिकार, खुराक के तहफ़्फ़ुज़ के बगैर माशी तरक्की मुमकिन भी है। हसन निसार साहब, ये नाकामियों को किसके खाते में डाला जाए? आपने इधर उधर मुख्तलिफ खातों में डालने की कोशिश की है। तारीख उठा के देखें अपनी। पाकिस्तान बनने से पहले, क़याम पाकिस्तान से पहले भी भूख, नंग और गुर्बत का शिकार था। कभी इस खित्ते को मुग़लों ने, कभी अफ़गानों ने, कभी गोरों ने, कभी अपनों ने लूटा। हमारा अजीम तरीन सूफी शायर कहता है, खादा पीता लाहेदा ते बाकी अहमद शाहिदा। अहमद शाह अब्दाली, नादर शाह, ये मुग़ल। अच्छा, अब शुरू करते हैं असल कहानी। आई वॉज द स्कूल गोइंग किड। एक फिल्म रिलीज हुई, उसका नाम था रोटी। उसका एक कैरेक्टर मुझे याद रह गया, अकमल, बड़ा उसे पंजाबी फिल्मों का दिलीप कुमार वगैरह था, तो एम ही वो, लेकिन बहरहाल पॉपुलर था। फिल्म का नाम था रोटी। उसका थीम सॉन्ग पता है क्या था? जी। When I was at school, I am over 70 now. रोटी दा सवाल है, जवाब जिदा रोटी है। बड़े बड़े लोगों की ये गल बड़ी छोटी है। फिल्म देखो ना तो रात की नींद उड़ जाएगी। आगे चलो। अयूब दौर, जिसे इस मुल्क की तारीख का निस्बतन इक्तसादी हवालों से एक बेहतर दौर कहा और समझा जाता है, और मैं इससे एग्री भी करता हूँ। अयूब दौर में हबीब जालिब पूरे मुल्क में धक्के खाता और मातम करता फिरता था। 20 रुपये मन आटा। क्या कह रहा हूं? 20 रुपये मन आटा। इस पर भी है सन्नाटा। सदर अयूब जिंदाबाद कहना मुझे आ रहा था मुर्दाबाद। उस वक्त 20 रुपए मन अफोर्ड नहीं होता था।
अब रोटी 25 रुपए की, नान पता नहीं 30 रुपए का, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। इसके 300 का कर दो, अगर वो अफोर्डेबल है तो ठीक है। अच्छा, अब अपने कदीम मुहावरों पे गौर करो। आपके 10 प्रोग्राम इसके लिए नाकाफी होंगे अगर मैं पढ़ाने बैठ जाऊं, हिंदी में भी, उर्दू में भी, पंजाबी में भी। चंद सुनो। ढिड ना पईयां रोटियां ते सब्बे गल्लां खोटियां। पंजाबी। उर्दू, पेट में गया चारा, कूदने लगा बेचारा। अच्छा, जिन्हां दे घर दाने उन्हां दे कमले भी सियाने। ये सदियों पुराने मुहावरे हैं। जिसके घर अनाज उसका कोतवाली राज, आप भुखा दा आटा गुनिए। अब बात सुनो, यह सदियों पुरानी दास्तान है। कभी मुगलों, कभी अफगानों, कभी गोरों और कभी काले पीले नीले लोगों ने लूटा। ये बाकी जो कुछ आपने गिनवाया है, ये इसकी कोई औकात नहीं है। ठीक हो गया। कत्तन कोई औकात नहीं है। पाकिस्तान एक बुनियादी तौर पे एक ज़राई मुल्क है। खा जाते हैं ये, उनका हक खा जाते हैं। जो कुछ आपने गिनवाया है वो करप्शन है। ना आपकी जमीन बंजर हुई है। गोरों को दुआएं दो जिन्होंने पर एकड़ यील्ड बढ़ा दी। उनकी खैर मांगो जिन्होंने आपको ट्रैक्टर दे दिया। ठीक। जब इस मुल्क में ट्रैक्टर आया, पता क्या था? लोग कहते थे ये हमारे खिलाफ साजिश है, हमारी मट्टी जलाने के लिए आई है ये मशीन। अच्छा चल, खादा पीता लाहेदा, आमिर खाकू गए ये सारे, सब खा गए। हसन साहब कह रहे हैं जमीन आज भी बंजर है। वाकई ज़राई मुल्क आज भी बच्चों को पढ़ाया जाता है। आमिर अहमद साहब, सदियों दहाइयों को पीछे रखें, 2002 में वजारत सेहत में न्यूट्रिशन विंग कायम किया गया। 24 साल हो गए, कई हुकूमतें आके चली गई। स्टंटिंग ग्रोथ के आज भी लाखों केसेस सामने आ रहे हैं। तो ये सब जानते हैं, सब कुछ तारीख से लेकर आज तक कोई दुरुस्त नहीं करना चाहता है। अच्छा, ये बिल्कुल वैसा ही है ना पाकिस्तान का। यहाँ पर इस एरिया के अंदर भी एग्जैक्टली वही हाल है ना जो बाकी के तमाम एरियाज़ के अंदर है। हम पाकिस्तान की इकॉनमी को क्या कहते हैं? मैं तो हमेशा उसका मिसाल देता हूँ कि हमने वो प्याज के छिलके जितनी पतली कर दी हुई है पाकिस्तान की इकॉनमी, कि ज़रा कहीं पे दुनिया में तेज़ हवा चले, कोई पत्ता उड़े तो उसके अंदर वो फटना शुरू हो जाती है, उसके अंदर जो है वो दरारें पड़ना शुरू हो जाती हैं। हमारी फूड सिक्योरिटी का भी वो बिल्कुल ही ये इशू है। कुछ चीज़ें ऐसी जिसमें पाकिस्तान बराह रास्त ज़िम्मेदार नहीं भी है। अच्छा, ये सारा कुछ वो तनाज़र आप जहन में रखें जिसकी मंजरकशी अभी हसन इजहार साहब ने की है, लेकिन उसको जहन में रखते हुए ये जो चीज़ें देखें कि जो क्लाइमेट चेंज है उसमें पाकिस्तान उसका बराह रास्त जिम्मेदार तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान वो फ्रंट लाइन मुल्कों में है जहां इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। और ये साल 2026 का आखिर और 2027 का शुरू, इसको एक एल नीनियो ईयर कह रहे हैं, यानी कि जो हमारे वेदर पैटर्न्स हैं वो और भी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो जाएंगे। उनमें एक तरफ तो खुश्कसाली होगी, ड्राउट का बड़ा सीरियस ख़तरा है जो कि जाहिर है कि हमारे क्रॉप्स के लिए एक बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है, लेकिन उससे कहीं बढ़ के अगर वो खुश्कसाली एक हद से ज़्यादा नहीं आप बढ़ने देते, किसी तरह से आप कंट्रोल भी कर लेते हैं, तो फिर ये जो फ्लडिंग है वो अनप्रेडिक्टेबल रेनफॉल पैटर्न्स और ज़रूरत से ज़्यादा बर्फ़ पिघलने की वजह से, क्योंकि ये 2 डिग्रीज औसतन 2 डिग्रीज ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो एल नीनियो के ईयर में एक्सपेक्टेड है। हतमी तौर पे तो कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि वो लगभग 2 डिग्री जो है वो बढ़ेगा, तो उससे फ्लडिंग का भी बहुत ज़्यादा खतरा है। सो हमने अपने आप को, हमारी जो लैक ऑफ प्लानिंग है, जो फुकदान है हमारे यहाँ प्लानिंग का, हमने अपने आप को इस तरह से एक्सपोज कर दिया हुआ है कि कहीं पे कुछ भी होता है तो हमारे पास उसका इलाज नहीं होता। और ये जो हमारी एग्रीकल्चरल यील्ड्स हैं, जिसमें शायद मेरे साथी जो हैं वो मुझसे बहुत बेहतर बता सकें, ये उसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि क्यों एक एग्रीकल्चरल मुल्क पाकिस्तान जैसे एक एग्रीकल्चरल कंट्री जो है उसकी वन ऑफ द लोएस्ट एग्रीकल्चरल यील्ड्स है इसके तहत। दुरुस्त हो गया जी। ब्रेक ले तो आगे बढ़ाएंगे। शहजाद साहब, गुज़िश्ता सैलाब ने 60 लाख से ज़ायद अफराद को मुतासर किया। एक बार फिर महंगाई है, सैलाब की मुमकिना पेश गोई है, क्या कोई तैयारी है, कोई हुकूमत के पास स्ट्रेटेजी है, या कोई कुछ भी नहीं मिलेगा? आयशा, सैलाब अच्छी चीज़ होती है। जब अगर कुछ सालों के बाद आता रहे ना, तो ये जो ज़मीन होती है ना, इसको वो एक तरह से टर्न ओवर कर देता है, एक नई सॉइल की लेयर ले आता है जो कि ज़्यादा फर्टाइल होती है।
लेकिन अब ये फर्टाइल सॉइल को, जमीन को इस्तेमाल करने वाले भी तो मौजूद हो ना। ये जो पानी आता है, जो हड़क के अंदर आता है, सैलाबों में आता है, इस जो बारिशों की वजह से आता है, इसको कोई प्रिजर्व करने वाले लोग भी तो हो ना। देखिए, कहा गया और बहुत बिल्कुल ठीक बात है कि पाकिस्तान की मईशत तो जर्री मईशत है, एक जर्री मुल्क है। पहले हम कहा करते थे 60% लेबर पाकिस्तान की हमारी ज़राअत के अंदर है। अब उसको आहिस्ता आहिस्ता कम करके हमने 50% पे ले आए, या शायद 40 से 50% के बीच में। लेकिन जो इसकी इसकी जो हिस्सा है हमारी जीडीपी के अंदर ज़राअत का, वो सिर्फ 20% है। तो हमारी जो जो लेबर फोर्स वो 50% के करीब है, लेकिन जो कंट्रीब्यूट करता है वो 20% है। सबसे बढ़ के ये कि हमने आज तक ये जोनिंग का जो मामला है कि कौन सी जमीन जर्री है और कौन सी जर्री जमीन को हम कभी भी कन्वर्ट नहीं कर सकते इनटू रिहायशी जमीन, वो तो बिल्कुल ही खत्म होकर रह गया। तो ये जो मामला यहाँ पे आते हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं पे कहीं कुछ लोग कहीं भूल गए हम एक जर्री मुल्क है। वरना ये जो हमारे पास जो खुराक की जो कमी है, खुराक की कमी का मामला कभी भी इस मुल्क में नहीं आना चाहिए। 100 चीजें इसकी और हो सकती ठीक हो गया। हैं, पानी की कंजर्वेशन है, सीड्स का है, कोई एक्सटेंशन प्रोग्राम है एग्रीकल्चर के, क्यों नहीं होते, किस तरीके से नहीं हो पाते, हमारा फोकस क्यों नहीं है इन चीजों के ऊपर, हम किसानों तक पहुंच क्यों नहीं पाते, हम उनको बिजली और पानी जो है वो निकालना पड़े तो हम उनको सोलर जो है वो वाइडली क्यों नहीं अवेलेबल करते इन चीजों को, ठीक। ताकि वो ट्यूबवेल उनके चल सकें अगर उनका इनका बारानी इलाका है। ये वो ऐसी कमियां हैं जो कि हमारे निजाम के अंदर बदकिस्मती से, ठीक। चाहे आप इंडस्ट्री को ले लें, चाहे आप ज़राअत को ले लें, या किसी और शोबे को, यहाँ पे डंग टपाव का काम है। आज का दिन गुजरे, क्विक मनी, पैसा हम दिखा सकें, रेवेन्यू आ गया, टैक्स हमने किया, ये किया, लेकिन वो जो सस्टेनेबल ग्रोथ होती है, जो सस्टेनेबल पार्ट्स हैं इकोनॉमी के, उन पे हम मारे जाते हैं, और उसके अंदर खुराक सबसे बड़ी चीज है। दुरुस्त हो गया। ज़ैगम साहब, दुनिया ने जंगें छोड़कर सीखकर अमन, तरक्की, इजादात और सहूलतों वाले माशरे बना लिए। हम आज भी गवर्नेंस और स्ट्रक्चरल खामियों के साथ खड़े हैं 70-80 साल बाद। पाकिस्तान ने एक नया रूट बनाया ईरान के रास्ते, गबत के ज़रिए। हमने 3000 किलोमीटर दूर गोश्त भेजा, रेफ्रिजरेटेड मीट, फ्रोजन मीट। हम दुनिया भर में मार्केटें ढूंढ रहे हैं कि कहाँ हम गोश्त बेच सकें, कहाँ हम अनाज बेच सकें, कहाँ हम आलू बेच सकें। कल की बात है, इतना आलू था पाकिस्तान में कि रुल रहा था। किसान के लिए मुश्किल हो गई थी कि किधर बेचें, कैसे बेचें। दुनिया में 196 मुल्क हैं। पाकिस्तान गंदम पैदा करने वाला दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क है। चावल पैदा करने वाला दुनिया का 4था बड़ा मुल्क है। गन्ना पैदा करने वाला दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। दूध पैदा करने वाला दुनिया का 4था बड़ा मुल्क है। खजूर, आम, फल दुनिया में टॉप पे। ये आप सब टॉप बता रहे हैं, करोड़ों की आबादी रोटी की तलाश में है। करोड़ों की आबादी रोटी की तलाश में है, बल्कि कहें कि इन 24 करोड़ में से कई करोड़ रोटी की तलाश में है, और उनके लिए रास्ता सिर्फ जन्नत का दस्तयाब है। रोटी वो नहीं खा सकते, उनको बताया जाता है कि तुम पराठा खा लो, दाल नहीं खा सकते, तो फिर ऐसा करो कि चिकन खा लो। इसकी सीधी सीधी वजह है, और वो वजह है अदम मुसावात, वो वजह है गुर्बत, वो वजह है महंगाई। ऐसे ही है जैसे कोई गरीब बच्चा किसी सुपर स्टोर में जाए और देखभाल के घूम फिर के वापस आ जाए खाली हाथ, भूखा प्यासा, कोई भी वो चॉकलेट ना ले सके, टॉफ़ी ना ले सके। तो इसमें सुपर स्टोर का क्या कसूर है? इसमें तो उसकी गुर्बत का कसूर है। आपने ह्यूमन डेवलपमेंट की ही नहीं, इंसान को तरक्की दी ही नहीं। उसमें ना तालीम है, ना उसके पास वो वसाइल हैं, ना वो सलाहियत है कि वो रोज़ी कमा सके, ना आपकी जो एलिटिस्ट इकानमी है उसमें इस बात की काबिलियत है कि गुर्बत को कम कर सके। जब तक आप बुनियादी तब्दीलियाँ नहीं लाएंगे इंसानी तरक्की के हवाले से और मईशत के हवाले से, यही कुछ होगा। सब कुछ होते हुए लोग भूखे होंगे। दुरुस्त कह रहे हैं ज़ैगम साहब। लेकिन प्रोग्राम हमसे इतना ही, और ये सोचने की बात है हुकूमतों और रियासत के लिए कि जिस मुआहदे के तहत आप हुक्मरानी कर रहे हैं उसको पूरा क्यों नहीं कर रहे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।